अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग की। पेशावर ज़ल्मी ने बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 201 रन स्कोर किए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। पेशावर ज़ल्मी 193 फॉर 9। इसके साथ ही 8 रन से पेशावर ज़ल्मी ये मैच हार, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये मैच हार गई। नसीम भाई, अगर हम आज के मैच की हम बात करते हैं तो पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग देखते हैं तो बाबर आजम आज अकेले ही काफ़ी रहे। बहुत शानदार इनिंग खेली, 63 बॉल्स पर 111 रन उन्होंने स्कोर किए। एक बड़ी कामयाबी देखने मिली। बिल्कुल, बाबर आजम, दो तीन चीज़ें बाबर आजम की बहुत अच्छी लग रही हैं। एक, जो मोहम्मद हफीज़ ने बात की थी कि फ़िटनेस कल्चर की बात उन्होंने की थी कि खिलाड़ियों की चर्बी बढ़ी हुई है, उसके भी टेस्ट नहीं हुए, तो बाबर आजम फिट दिखाई दे रहे हैं। बाबर आजम का पेट वगैरह, उन्होंने मेहनत की है। आने के बाद जो एफर्ट किए वो नज़र आए। उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट, उनकी इंटेंशन टूवर्ड्स द गेम वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दिखाई दी। देखिए, 39 बॉल्स पे उन्होंने पहला 50 किया और उसके बाद जो दूसरा 50 किया शेरी भाई, वो 20 गेंदों पे किया। वो फ़र्क था कि जो 200 रन पे लेके चले गए, वरना एक वक्त ऐसा भी था कि पेशावर ज़ल्मी के 124 पर 5 आउट हो गए थे। 14.5 ओवर में सिर्फ 5 ओवर बाकी थे, लेकिन आखिरी 5 ओवर्स में 76 रन स्कोर किए पेशावर ज़ल्मी ने। कोई विकेट भी नहीं गंवाई, लेकिन उसमें आसिफ अली जो नॉट आउट बैटर थे उनके साथ, उनका हिस्सा सिर्फ 17 रन था। तो बाबर की जो एक अच्छी चीज़, उनकी पावर हिटिंग दिखाई दी। जिस अंदाज से उन्होंने विकेट के चारों तरफ 360 एंगल पे स्कोर खेले, वो पीछे भी मार रहे थे, वो कट भी मार रहे थे। एक जगह तो वो ऑफ स्टंप पे शफल कर चुके थे, वहीं गेंद मिला तो उन्होंने ऐसे ही गाइड कर दिया। तो जब आपका हर शॉट लग रहा होता है तो हर शॉट लगता भी है उस दिन। अच्छा, और वही आज जैसे मैंने शुरू में ही कह दिया कि आज अकेले बाबर ही काफ़ी रहे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। बाबर वर्ल्ड रैंकिंग में भी देखें तो नसीम भाई दूसरे नंबर पर आ गए। क्रिस गेल नंबर 1 पे हैं। उन्होंने अगर 455 इनिंग्स में 22 सेंचुरीज स्कोर की हैं तो बाबर ने 274 में 11 सेंचुरीज स्कोर की हैं। ये भी एक बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ा एजाज़ है। अगर इस लिस्ट में आप देखें तो बहुत बड़े बड़े नाम दिखाई दे रहे हैं आपको। विराट कोहली भी दिखाई दे रहे हैं, सब लोग दिखाई दे रहे हैं जो बाबर से बहुत पीछे हैं। देखिए, बाबर के हवाले से अगर T20 क्रिकेट में डिस्कस होता रहा तो वो उनका स्ट्राइक रेट था। बाबर की बैटिंग, बाबर की फॉर्म, बाबर का क्लास, बाबर का स्टाइल, इस पर तो कोई बात ही नहीं है। बात हो रही है बाबर का स्ट्राइक रेट जो था या रिजवान का स्ट्राइक रेट था। सब ये बात करते थे कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट को अगर मैच करते हैं तो ये दोनों 160 रन की टीम बना के रख दी है इन्होंने। देखिए, रिजवान की कल की मैं एग्जांपल दूंगा। आज भी जिस वक्त रिजवान ने 29 रन स्कोर किए थे, वो 29 रन रिजवान ने जो स्कोर किए थे वो 21 गेंदों पे 22 गेंदों पे स्कोर किए थे। उसमें उनके 4 छक्के थे और 11 डॉट बॉल थी, यानी वो इसी दौरान में 20 बॉलों में 2 ओवर डॉट खेल गए थे। ये जो डॉट बॉल ज़्यादा खेलने का सिलसिला है, हालांकि उन्होंने 4 छक्के मार के 21-22 गेंदों पे 29 रन किए हुए थे, लेकिन बाकी 16 गेंदों पे उनके 5 रन थे। तो 11 गेंदें ऐसी थी कि जो वो डॉट खेल गए थे। हमने इसको ख़त्म करना है। नाफे के हम क्यों बार बार बात कर रहे थे कि उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया था कि उसमें डॉट बॉल नहीं थी, सिंगल डॉट बॉल थी। स्ट्राइक को रोटेट करना भी आना चाहिए। देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा डॉट बॉल खेलते हैं, छक्का मार देते हैं, लेकिन सामने जो आपका बैटर बैटिंग कर रहा है वो तो कंफ्यूज हो जाता है। ये 3 डॉट बॉल अगर आप खेल गए हैं एक वक्त के अंदर तो उसके जहन में आ रहा होता है मैंने जाके हिटिंग करनी है, और आप फिर उसके बाद स्ट्राइक लेकर जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन सामने वाले बैटर की हो रही है। आप तो अपने रन करके चले जाते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम कल उन्होंने 39 बॉल्स पे 50 किया था। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि भाई जब आप ज्यादा डॉट बॉल खेल जाते हैं तो सामने वाले को प्रेशर में लेते हैं। साइम अयूब और बाबर का जो हम ओपनिंग पेयर देख रहे हैं, देखिए ये 5वीं 4 सेंचुरी शराकत हैं, कई निफ सेंचुरी शराकत हैं। आज जो मोमेंटम साइम और बाबर देखे गए थे पेशावर ज़ल्मी को, वो कैरी होना चाहिए था, ना कि 124 रन पे 5 विकेटें गिर गई। उसके बाद लेकिन कैरी बिल्कुल भी नहीं हुआ ना। लेकिन अच्छी चीज है, बाबर ने 124 पर 5 होने के बावजूद भी घूम के नहीं देखा और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी उन्होंने वो पूरी की। और आज वो भी बात खत्म हो गई। लोग कहते थे बाबर अच्छा खेल के जाते हैं फिर भी नहीं जीतते, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है बाबर ने भी बाल बाल बच गए बाबर, आजम खान ने तो पेशावर ज़ल्मी ने भी जो है उसके बाद मैच जो है विन किया। लेकिन अगर हम इस्लामाबाद की बैटिंग को देखते हैं तो इस्लामाबाद जो है वो बहुत वन साइडेड मैच नहीं
नहीं हारी है। कॉलिन मनरो और आजम खान की बात करें, उन्होंने फास्टेस्ट 50 मार दी, बहुत दिन से नहीं चल रहे थे, लेकिन आज जब वो चले तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक लम्हा ऐसा आया था कि हम कह रहे थे पेशावर ज़ल्मी आज भी हार गया, क्योंकि मेकअप में हमारे साथ हम बैठे हुए थे तो किसी ने कहा अब तो जीत गया, लेकिन उसके बाद फिर विकेटें जो इतनी तेजी से गिरी हैं, क्या कहेंगी इस पर? बिल्कुल, आज ज़ल्मी ने जब ये टोटल पोस्ट किया तो कहीं भी माइंड में ऐसा नहीं आया कि ये टारगेट चेज नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लामाबाद की जो बैटिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। उसमें अगर आप आगा सलमान की बात करें तो उन्होंने इनिशियली बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, 2 50s भी की, वो अपने आप को बहुत इंप्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड देखा है और उन्होंने देखा है कि मैंने किस तरह से इसको कॉम्पीट करना है। आज वो बैटिंग में उस तरह से नहीं कर सके तो, लेकिन आजम खान ने वहाँ पे आके लीड ली। आजम खान जब अंदर आए थे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा मार्जिन था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से स्टार्ट किया अपना पोटेंशियल शो किया। और हमें पाकिस्तान टीम में भी ऐसे ही प्लेयर की ज़रूरत है जो मिडिल ऑर्डर में आके इस तरह के स्ट्राइक रेट से खेले और हमारे मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करे। लेकिन आज एक अच्छी बात ये और थी कि सलमान आगा ने जो बॉलिंग की बहुत ही एक्सेप्शनल थी, तो ये चीज़ें अच्छी हैं टीम के हिसाब से। आजम खान जो है वो भाई, मैं अक्सर नसीम भाई कहते हैं ना कि फ़खर जमान चलेंगे, मैं भी इस बात में रहता हूँ आजम खान कब चलेंगे। उनके शॉट्स देखने में मज़ा आता है, बड़े लंबे लंबे छक्के मारते हैं माशाल्लाह। तो बड़ा लेकिन नवीन उल हक को भी क्रेडिट देना चाहिए, जो 18th ओवर ने उन्होंने किया वो मैच चेंजिंग ओवर था। सिर्फ 8 रन आए उसमें, ना आजम खान को उन्होंने खेलने दिया, ना कॉलिन मुंडो को खेलने दिया। आरिफ याकूब वो विकेटें ले गए, लेकिन वो जो बेस सेट की थी वो नवीन उल हक के उस ओवर ने की थी। बिल्कुल नसीम भाई, इस्लामाबाद अगर यूनाइटेड की हम बॉलिंग की बात करें तो उस पर आप क्या कहते हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग है, नसीम शाह, आज इन्होंने 7 बॉलर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए 20 ओवर के मैच में। देखिए, शादाब क्लियर नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कप्तान का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। शादाब खुद अपने आप को कहाँ कहाँ पे एडजस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। कभी 5 नंबर पे आ रहे हैं, कभी 4 नंबर पे आ रहे हैं, कभी आज 3 नंबर पे बैटिंग के लिए आ गए। बॉलिंग तो बात की बात है, माहौल देख के तो नहीं आते वो, कभी माहौल ठंडा चल रहा है, चलो वो ठंड में खेल कर लोग ये बात कर रहे हैं कि जब माहौल सेटल्ड होता है वो वहाँ पे बैटिंग करने के लिए आ जाते हैं। आज भी अगर आप देखें तो अच्छा एक ओपनिंग पे स्टैंड कहीं ना कहीं अच्छा बर्क रफ्तार मिल गया था, वो बैटिंग के लिए आ गए। हालांकि आगा सलमान थे, आजम खान थे, हैदर अली का नाम एज ए ओपनर लिखा हुआ था, आपने जो है वो हैदर अली को भी बहुत लेट चांस नहीं दे रहे। इमाद का बहुत देर में आना, फिर इमाद चल ही नहीं पाते। देखिए, जब अबरार शादाब की टीम में थे उस वक्त एक फॉर्मर क्रिकेटर ने ये बात कही थी कि शादाब अबरार को ज़्यादा मैचेस नहीं खेलने देंगे। हालांकि उन्होंने मैच जिता दिया था, उन्होंने हमारे शो में ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि ये नहीं खेलने देंगे। वजह उन्होंने बताई कि इससे शादाब की जगह खतरे में पड़ रही है। अगर अम्माद वसीम की भी सेम सिनारियो है, क्योंकि अम्माद वसीम भी शादाब की जगह लेने के लिए तैयार बैठे हुए। अब अम्माद की बैटिंग वो करवाते हैं 7वें 8वें नंबर पे, उनकी बॉलिंग 1 ओवर करवाते हैं, 2 ओवर करवाते हैं। फ़हीम अशरफ 2 ओवर कर रहे होते हैं, अम्माद इस पिच के ऊपर भी 1 ओवर कर रहे हैं। तो इनसिक्योरिटी सबसे पहले कप्तान को ख़त्म करनी होगी अपनी। कप्तान जब तक अपनी इनसिक्योरिटी ख़त्म नहीं करेंगे, उनकी टीम उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकती, उनकी टीम सेटल्ड नहीं हो सकती। देखिए, आपका कोई तो बैटिंग ऑर्डर सेटल हो, आप ये तो वही बात हो गई कि मैं अपने चक्कर में कि यार मैं पीएसएल में लोगों की नज़रों में रहूं, मैं अपने चक्कर में टीम की भी ऐसी की तैसी फेर रहा हूं, और फिर जो प्लेयर जो बेचारा इतनी मेहनत करता है, नो डाउट प्लेयर कितनी मेहनत करता है, उसको भी आप जो है तबाह कर रहेंगे। तो देखिए, जानबूझ के ऐसी जगह भेज रहे हैं आप। फ्रेंचाइज देख रही होती है, फ्रेंचाइज इतना पैसा लगाती है तो वो ज़रूर देख रही होती है कि उनका कप्तान, उनकी टीम के खिलाड़ी किस अंदाज से लेके चल रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी ये बात कही थी कि सिर्फ फ्रेंचाइजर्स में नदीम उमर साहब हैं कि जिनका क्रिकेट का एक्सपीरियंस ज़्यादा है। मोस्टली फ्रेंचाइज ओनर्स का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने थिंक टैंक अपना ज़रूर क्रिकेटर्स पे मुश्तमिल रखा हुआ है, लेकिन एंड ऑफ द डे फैसला ओनर का ही होता है। तो ओनर में इतनी क्रिकेट नहीं जानते। नदीम साहब का 35 साल का एक्सपीरियंस है, खुद भी खेलते, क्रिकेट को समझते भी हैं, तो वो एक फ़र्क है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ऐसा थिंक टैंक बनाना चाहिए। पीएसएल हमारा बहुत बड़ा ब्रांड है। देखिए, इमाद वसीम को किस किस जगह पे मौका दिया गया, इसको मॉनिटर करें। इमाद वसीम ने जब कमबैक किया था तो उन्होंने एक मैच विनिंग कमबैक करके दिखाया था, वो इतना पोटेंशियल रखते थे। फिर अम्माद वसीम को लेने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको। अम्माद वसीम कराची में ही खेल रहे होते ताकि वो अपना पोटेंशियल तो शो करते, ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन वो जो ट्रांसफ़र हुए थे उसके अंदर अम्माद वसीम उधर चले गए थे। लेकिन अम्माद वसीम को मौका दें। अम्माद वसीम वो प्लेयर हैं कि जो वर्ल्ड कप में आपका एक प्रॉस्पेक्ट हो सकते, खासकर जो पिचेज़ हैं वहाँ पे वेस्ट इंडीज़। बिल्कुल जी, इमाद वसीम के करियर को भी धचका लगाया गया या लग गया, इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है ये तो बहरहाल एक अलग ही किस्म की बातें होती हैं। लेकिन इमाद को इस नंबर पे भेजना, फिर 1 ओवर देना, समटाइम होता है जी 1 ओवर पिट जाता है, उसके बाद दूसरा ओवर ना देना, ये एक बड़ा प्रेशर आता है बॉलर के ऊपर। इन चीज़ों के ऊपर शादाब को और ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट है उसको सोचना चाहिए। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और अभी हम लोग जो है बातें ही कर रहे थे कि एक और बड़ी खबर हमें सुनने को आई। बड़ी क्या, खुशखबरी की खबर है बाबर के लिए कि जो पेशावर ज़ल्मी के टीम ओनर है उन्होंने उनको गाड़ी गिफ्ट की है। ये मज़े भाई, एक सेंचुरी और गाड़ी, चले डिजर्व भी करते थे। नसीम भाई गाड़ियाँ मिल रही हैं, हमें कोई नहीं दे रहा, गाड़ी मोटरसाइकिल ही दे दे हमें, हम भी आगे खेल लेंगे कुछ। नहीं, बाबर का जो लाठी चार्ज था बहुत ही जबरदस्त बनता तो था, बहरहाल ये तो मजाक में बात हो रही है। बाबर के हमने जिस तरीके के स्ट्रोक्स देखे, जावेद अफरीदी का अपना ब्रांड भी है, वो लेके भी आए यहाँ पर जो गाड़ी उन्होंने दी है, और वो पहली गाड़ी है कि जो बाबर आजम चलाएंगे। बाबर आजम को बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये बहुत छोटी सी चीज़ है बाबर के लिए, लेकिन जावेद अफरीदी को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने अपने कप्तान को ऐसे वक्त में याद रखा कि जो अपनी टीम को अच्छे अंदाज से लेके चल रहे हैं। बिल्कुल जी, बाबर के लिए, तभी तो मैंने कहा बाबर के लिए छोटी चीज़ है, किसी और को दे देते, लेकिन चले जी ये तो बाहर मजाक में कह रहे हैं, लेकिन बाबर इस वक्त डिजर्व करते थे। हमारी टीम बनाए। अगर हम बात करते हैं आजम खान, मोहम्मद हारिस, T20 वर्ल्ड कप में अगर मोहम्मद रिजवान के रिप्लेसमेंट में किसी को लेके जाना चाहिए, ये जिक्र भी आ रहा है, कोई आजम खान का नाम दे रहा है, कोई मोहम्मद हारिस का दे रहा है, लेकिन आजम खान की आज की परफॉर्मेंस तो आउट ऑफ द बॉक्स थी। क्या कहेंगी आप, इन दोनों में से किसको जाना चाहिए रिजवान के रिप्लेसमेंट में? रिजवान के बैकअप पे जी, बैकअप जी, रिप्लेसमेंट बैकअप। बिल्कुल, देखें हमें ये देखना है कि इस वक्त हमारी टीम में हमें किस की जरूरत है। में भी कोई गलती नहीं है। हमें किस चीज़ की जरूरत है। अपना स्ट्राइक रेट अच्छा करें प्लीज। नहीं, कोई बात नहीं। तो हमें कहाँ पे किस प्लेयर की ज़रूरत है इस वक्त? अगर हम अपना ओपनिंग ऑर्डर देखें तो इस वक्त हमारे पास जो प्लेयर्स हैं, बाबर आजम हैं, साइम अयूब है, मोहम्मद रिजवान है, साहिबजादा फरहान बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि हम लैग कहाँ पे कर रहे हैं। हमने जो प्रीवियस वर्ल्ड कप्स खेले हैं, जो एशिया कप खेला है, उसमें T20s में जब हम स्ट्रगल करते थे, लाइक ऊपर से 10 ओवर्स 15 ओवर्स में हमारे 160 होते थे, तो जब हमें अच्छे रन रेट की ज़रूरत होती थी उस वक्त मिडिल ऑर्डर में हम एक स्ट्राइकर को मिस करते थे। तो आई गेस कि आजम खान में वो क्वालिटी मौजूद है और वो उनको अपने रोल में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है कि जब हमें हार्ड हिटर चाहिए होगा तो हमें उनकी ज़रूरत है। तो आई बिलीव कि मोहम्मद हारिस भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस वक्त वो उस तरह से खेल नहीं पा रहे। लाइक उनकी जो शॉट सिलेक्शन है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो बहुत कैजुअल अप्रोच के साथ खेलते हैं। बाबर आजम ने उनको 2 से 3 चांसेस दिए हैं उसमें, लाइक हसीबुल्लाह को नीचे किया, फिर उनको ऊपर किया, लास्ट मैच में उन्होंने नीचे से रन किए। तो उनको ये देखना है कि इतनी कैजुअल अप्रोच के साथ उनको नहीं खेलना है। तो आपके ख्याल से जो है आजम खान जो है वो राइट बिल्कुल, आजम खान में वो पोटेंशियल है। ठीक है। नसीम भाई, अभी आपने रिजवान की रिप्लेसमेंट की बात की, बोला स्ट्राइक रेट अच्छा करे। बासित अली का कहना है कि शाहीन से अच्छे तो मोहम्मद रिजवान है, इन्हें कैप्टन बनाना चाहिए, उन्होंने चेयरमैन को मशवरा दिया है। आप टीम से निकालने की बातें कर रहे हैं, वो कैप्टन बनाने की बातें कर रहे हैं बासित अली। देखिए, अब बासित अली साहब का अपना ओपिनियन होगा, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय में पहले बासित अली साहब के मैंने स्टेटमेंट देखेंगे, स्ट्राइक रेट बेहतर होना चाहिए इन लोगों का, और हमें कुछ नए ऑप्शन की जानिब भी जाना होगा, हमें नए ऑप्शन की जानिब भी देखना होगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहाँ बातें करना शुरू हो जाते हैं जब नया ऑप्शन जिसको हम सब देखना चाहते हैं, जैसे साइम अयूब से रन नहीं हो रहे थे, आजम से रन नहीं हो रहे थे, तो हर आदमी फिर बात करता है कि ठीक है जो एक्सपीरियंस है उन्हीं को ही कप्तान लगा दो। मेरा नहीं ख्याल कि आपको शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाना चाहिए। आप क्या रोज़ कप्तान बदलेंगे जैसे रोज़ चेयरमैन बदला जाता है? ऐसा नहीं होता किसी भी दुनिया में। अब आप एक रन तो देखे ना, यहाँ पे ठीक है शाहीन शाह अफरीदी की या लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस यही शाहीन शाह अफरीदी है। अगर इस साल अच्छी नहीं है तो पिछले 2 साल चैंपियन बनाया। नसीम भाई, आपने अभी जो बैकअप की बात की, लेकिन अभी तो 1.5 से 2 महीने बाद वर्ल्ड कप है, तो अब तो हम बैकअप नहीं बना सकते। ये बैकअप तो पहले बनने वाली चीज़ें होती हैं, अब 1-1.5 महीने में तो बैकअप नहीं बनेगा। अभी तो यही टीम जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि शाहीन अफरीदी बेटर हैं एज अ कैप्टन T20 वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी कोई भी कप्तान होता है वो लर्न करता है और आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। इंटरनेशनल क्रिकेट का बिल्कुल ही डिफरेंट क्राइटेरिया है, फ्रेंचाइज क्रिकेट का बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया है। बिल्कुल। शाहीन ने जो सीरीज़ खेली थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो आसान सीरीज़ नहीं थी। गो के हम सरफराज की कप्तानी में जब भी जाते थे न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड में हरा के ही आते थे इन्हीं शाहीन शाह अफरीदी और इन्हीं खिलाड़ियों के साथ जाने के बाद। लेकिन अब ज़रा थोड़ा सा सिनेरियो मुख्तलिफ हमने देखा है। यहाँ पर टीम नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया से हार के आ रहे थे, फिर वर्ल्ड कप के अंदर सुना था कि ग्रुप है, वो ग्रुप भी अब अपनी जगह पे नहीं रहा था, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी। तो पहली सीरीज़ अगर आप न्यूजीलैंड में जाके खेल रहे हैं तो किसी भी कप्तान को मार्जिन मिलना चाहिए। और जहाँ तक इस PSL की बातें देखें, इस PSL में भी लाहौर कलंदर्स के साथ अनफॉर्चुनेट रहा। लास्ट ईयर जिस तरह हसरंगा और कई प्लेयर्स कोयटा ग्लैडिएटर्स के नहीं आए थे, उसमें सरफराज अहमद को इल्ज़ाम देना तो बनता ही नहीं था जो उनके की प्लेयर नहीं थे। इसी तरह इनके की प्लेयर जिस दिन हारिस ने परफॉर्म किया उस दिन वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, राशिद खान उनके पास थे ही नहीं। शाहीन ने गलतियां की हैं,
और गलतियों से ही आदमी लर्न करता है। मुझे नहीं पता कि सिकंदर के साथ उनका क्या प्रॉब्लम है। आपको सिकंदर को बॉलिंग भी देनी चाहिए और उनको थोड़ा ऊपर लाके बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपकी टीम में एक गैप दिखाई दे रहा है। सिकंदर रज़ा उस गैप को कवर करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन सिकंदर रज़ा को उस तरीके से यूज़ नहीं किया जा रहा। लाहौर कलंदर्स के कैप्टन या टीम मैनेजमेंट, देखिए काफ़ी हद तक आकिब जावेद की इन्वॉल्वमेंट होती है। आपकी बात ठीक है कि ज़ाहिर है अगर हम लाहौर कलंदर की बात करते हैं तो बहुत की प्लेयर्स उनके पास नहीं है, ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी हमने बात की, लेकिन बासित अली साहब ज़ाहिर है उतना एक्सपीरियंस रखते हैं। उन्होंने रिजवान में क्या खासियत देखी होगी जो मतलब एक स्टेटमेंट बंदा देता है, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं तो सोच के देते हैं, तो ऐसी क्या क्वालिटी अब तक रिजवान की ऑल ओवर हमें नजर आएगी जिससे उन्हें कैप्टन बना देना चाहिए? देखिए, रिजवान की टीम ने पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा परफॉर्म किया है। रिजवान की टीम जीती भी है उनकी क़यादत में, इस वक्त भी पॉइंट्स टेबल पर टॉप पे दिखाई दे रही है। लेकिन हवा अगर जिस तरफ चल रही हो आप उस तरफ ना जाएं, आप सारे सिनेरियो को देखें। बासित भाई की एक बात कि हमारे पास कैप्टनशिप के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिखाई नहीं देते। बाबर को अगर हम रिप्लेस कर चुके हैं तो फिर शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, शादाब अगर टीम में आते हैं जो एक्सपीरियंस कंटेंडर्स हैं टीम के। लेकिन हमने अम्माद वसीम, अगर मेरे ख्याल में अगर कोई कप्तान चेंज होना चाहिए था T20 का, तो आप इस लॉट को हटा के कोई नया कप्तान लाते और अम्माद वसीम बेस्ट ऑप्शन था। लेकिन अब आप अंदाज़ा करें कि ग्रुप और दोस्ती यारी के अम्माद को मौका ही नहीं अच्छा मिला। अब ये एमन देखें, हमारे यहाँ ये चीज़ तो बहुत सारी चीज़ें हमें भी क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, शादाब हुए या और भी जगहों पे हमने देखा है, जो अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को कहते हैं ना बली का बकरा बना देना है। अम्माद के करियर पे अगर हम बात करते तो वहाँ धचका आपने कहाँ देखा कि अम्माद में धचका अच्छा खासा खेल रहा था, कहाँ चला गया अम्माद और रीज़न क्या था? इमाद वसीम की अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने कभी भी उनका ना T20 में ऐसा डिक्लाइन देखा, ना ODIs में ऐसा डिक्लाइन देखा कि जहां हम सोचें कि यार इस प्लेयर को इस टीम में नहीं होना चाहिए। नहीं देखा उनका। ओवरऑल अगर आप उनकी इकॉनमी भी अभी निकाल के देखें तो ODIs की उनकी 5 होगी और T20 की उनकी 6 के अंदर उन्होंने मेंटेन की। तो आई गेस के जब नवाज़ को टीम में आए थे उसके बाद हमने इमाद के ऊपर एक खुद से ये टैग लगा दिया कि ये सिर्फ न्यू बॉल का बॉलर है और ये ब्रेक नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमें अपना थोड़ा माइंड सेट चेंज करना है। आप प्लेयर को चांस दो, वहाँ पे उसको अपने आप को प्रूव करने दो, और इमाद वसीम ने हमेशा से अपने आप को प्रूव किया है। तो आई गेस के इमाद वसीम हमेशा से हमारा एक बहुत अच्छा प्लेयर थे और हमने उनको थोड़ा सा वेस्ट किया है। अच्छा, ये टैगिंग जो होती है ना ये बड़ी गलत होती है। जैसे हम क्राइम शो किया करते थे तो लोग कहते थे ये सिर्फ क्राइम शो ही कर सकते हैं, भाई ये टैग हटाएं। इसी तरह इमाद जो है नो डाउट पाकिस्तान का एक बड़ा टैलेंट और उन्होंने नो डाउट बहुत सारी जगहों पर परफॉर्म किया है। और शाहीन शाह अफरीदी को ये मशवरा देना चाहूँगा, सिकंदर से जो भी आपस में बातचीत है मिलकर ख़त्म करें, मैच पे और टीम पे असर नहीं आना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट जाते जाते बस एक चीज कहूंगा, इमाद वसीम आज तक नए बॉल के बॉलर रहे। इमाद वसीम ने पाकिस्तान की फतूहात में बड़ा रोल प्ले किया है। जो हम T20 की नंबर 1 टीम थे उसमें इमाद आपके की प्लेयर थे। बिल्कुल। और आप नया बॉल नहीं करवा रहे हैं, आप आगा सलमान से करवा रहे हैं नया बॉल, तो आप अंदाजा कर सकते हैं ये फ्रेम ऑफ माइंड में शादाब। फ्रेम ऑफ माइंड में यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। PSL की बहुत सारी खबरों में एक खबर इस वक्त सोशल मीडिया पे हर जगह है, काफ़ी लोग इस पर जो एहतजाज कर रहे हैं कि जो कोयटा का मैच था उसमें DC मुल्तान को पता नहीं क्या हुआ, DC मुल्तान ग्राउंड में आए और जो प्लेयर्स थे कोयटा ग्लैडिएटर के, उनकी टीम के जो फैमिली मेम्बर्स थे उनके साथ काफ़ी मिसबिहेव किया, जिसमें उमर अमीन थे, उनकी फैमिली थी, मोहम्मद आमिर की फैमिली थी, मोइन खान साहब की फैमिली थी। उन्हें चेयरमैन बॉक्स से जो है उन्होंने हटा दिया कि आप कहीं और जाके बैठे। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कर दी कि मैं इस ग्राउंड को ओन करता हूँ। नसीम भाई, DC ग्राउंड को ओन कर रहे हैं, ये क्या बदमाशी और ये क्या तरीक़ेकार है कि किसी की फैमिली आई हुई है, इतना उनको वो नहीं है कि प्लेयर्स की फैमिली के साथ बदतमीजी नहीं करते, वैसे तो किसी के साथ भी नहीं करते। देखिए, ज़िले इंतज़ामिया को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि डिप्टी कमिश्नर ने क्या कहा। और मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब, आज मरियम नवाज साहिबा ने उठा लिया हल्फ, वो बन गई वज़ीर आला, पाकिस्तान की पहली, जो पंजाब की पहली वज़ीर आला बन गई है। तो अब उनका टास्क ख़त्म हो गया, अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखेंगे। और जिस दिन उनको प्रॉपर तौर पे वो हैंड ओवर कर चुके हैं और आप क्रिकेट को देखने के लिए आ रहे हैं, उससे एक दिन पहले इतना नाखुशगवार वाक़या हुआ है, पहली दफ़ा सुना है मैंने। हाँ, हमने मोहसिन नकवी साहब को अच्छा काम करते हुए देखा पंजाब में, उनकी एक अच्छी रेपो दिखाई दी, कोई उन पे करप्शन का चार्ज नहीं था, वो अपनी मैनेजमेंट को अच्छी तरह लेके चलते हुए दिखाई दिए। अब मैनेजमेंट उन्होंने करनी है क्रिकेटर्स की, और क्रिकेटर्स की मैनेजमेंट, भाई ये ग्राउंड सबसे पहले क्रिकेटर का है,
उसके बाद किसी का है, उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, उसके बाद क्रिकेट बोर्ड का है। पहले ये ग्राउंड है क्रिकेटर्स का कि जिनके दम से क्रिकेट चल रही है। वो रौनक मेला किसने सजाया था? वो मोहम्मद आमिर ने सजाया हुआ था। मोइन खान डायरेक्टर क्रिकेट बैठे हुए थे, उन्होंने सजाया हुआ था। उमर अमीन कोयटा ग्लैडिएटर्स के प्लेयर थे, उन्होंने सजाया हुआ था। इस मेले को क्या डिप्टी कमिश्नर ने सजाया? तो ये डिप्टी कमिश्नर ने किसको खुश करने के लिए कर दिया? मतलब इतना ज्यादा वो क्यों पागल हो गया था? ऐसा किसको खुश कर रहा था, किसकी खुशामद कर रहा था? अगर नसीम भाई टीम हत्ते से खड़े थी, बोलते हैं मैच ही नहीं खेल रहे, जाओ जो करने कर लो, फिर डीसी मैच खेलता। तो पता बाद में चला। अगर ये काम है, ये मैं नदीम उमर साहब को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, अगर नदीम उमर साहब को ड्यूरिंग मैच पता चल जाता कि एक फैमिलीज के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, वो बहुत ही डिफरेंट रवैया हो जाता। वो बहुत पोलाइट है, बहुत हम्बल है, बहुत ही शरीफ इंसान है, लेकिन वो उसूलों के भी बहुत। मोहम्मद आमिर के तो बच्चे भी आए हुए थे बेचारे। आमिर के बच्चों को आपने उठा दिया। आपने मोइन खान साहब 1992 वर्ल्ड कप के हीरो, फॉर्मर कैप्टन, उनकी अहलिया को उठा दिया। भाई ग्राउंड तो पहले इनका है, उसके बाद किसी का। अच्छा मुल्तान, वो जो कहते हैं ना मैं ओन कर रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रॉपर्टी 4 ग्राउंड्स हैं। नेशनल स्टेडियम कराची, कजाफी स्टेडियम लाहौर, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम। ये कैसे जिला इंतजामिया की प्रॉपर्टी हो गई? ये तो हो ही नहीं सकती जिला इंतजामिया की, जब ओन खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है, सारी चीज़ें करता है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, ताकि आइंदा मैनेजमेंट थोड़ा सा ख्याल करे। देखिए मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मैनेज कर रहे होते हैं पूरे मैच को, लेकिन मैनेजमेंट का मकसद ये नहीं होता कि भाई आप जो की है, जो चाबी है इस पीएसएल की, आप उसी ताले को, उस चाबी को चेंज कर दो। अच्छा नसीब भाई, मुझे लग रहा है कोई बड़ा उनका कोई खास आ रहा होगा, या हो सकता है ससुराल में टारगेट। आप तो टारगेट करते हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता है इन चीजों को? हो सकता है डीसी मुल्तान के ससुराल से आ रहा हो। अक्सर लोग ससुरालियों के आगे बिल्कुल वो रहते हैं, उन्होंने कहा होगा मैं दिखाऊं भाई मैं डीसी हूं, उन्होंने जाकर उनकी फैमिली उठा दी। बाद में हो सकता है खुद भी कपकपाते घूम रहे हो, क्योंकि अगर कोयटा ग्लैडिएटर इस चीज पे एहतजाज कर दे, मुल्तान आएंगे नहीं खेलने, तो फिर क्या डीसी आगे ग्राउंड में खेला करेगा? मैंने आपको कहा ना कि अगर नदीम उमर साहब को पता चल जाता है पहले, ये बाद में जो एहतजाज किया है कोयटा ग्लैडिएटर्स के प्लेयर्स ने, मैनेजमेंट में ग्राउंड में खड़े हो गए थे वो, जब उन्हें पता चला कि उनकी फैमिलीज के साथ तो ऐसा हुआ है। उस वक्त कहां था? उस वक्त मैनेजमेंट आई, मैनेजमेंट के पास कोई जवाब ही नहीं था, वो चीख रहे थे, जवाब नहीं था। मेरे ख्याल में इस चीज को कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम से डिस्कस जरूर करेगी। और मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब, अब आपका टास्क क्रिकेटर्स है, पहले आपका टास्क मुख्तलिफ था, अब क्रिकेट और क्रिकेटर्स हैं, तो इनकी फलाह बहबूद में आपको जो कुछ करना चाहिए। और जो ये इंसिडेंट हो गया, मेरे ख्याल है आप जो भी यहाँ पे फैसला करेंगे वो एक संगे मील साबित होगा, वो एक पैगाम देगा। अपॉलॉजी करनी चाहिए और ये पब्लिकली और सब तक पहुंचना चाहिए पैगाम। डीसी साहब की कर रहे हो तुसी यार? नहीं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुल्तान का क्राउड है, बहुत फजूल शेंट्स कर रहा है, तो आके उनको कोई चुप कराएगा। यहाँ पे डीसी की वजह से मिसबिहेव हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और ये देखिए मुल्तान में जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके साथ भी जाती हो सकती है कि अगर फ्रेंचाइजर ने इस बात पे एहतजाज कर दिया कि हम नहीं आएंगे मुल्तान में खेलने, तो क्रिकेट लवर्स के साथ आती है। तो डीसी साहब तो जरा कम किया करें। डीसी साहब समझ तो गए क्या बोलना चाह रहा हूँ, और जो आप समझ रहे हैं वही है बिल्कुल बात। अच्छा एमन, नेपाल की अगर हम बात करें तो अभी एक नई टीम उनकी आई है, उनकी वुमेन्स को भी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, क्या खबर है इस हवाले से? एक नया कंपटीशन आ गया आप लोगों का मार्केट? नहीं, ये बहुत अच्छी खबर है। जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि नेपाल की जो क्रिकेट टीम है वो 2007 में बनी थी। उसके बाद उनकी क्रिकेट की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। 2018 में जाके उनको इंटरनेशनल का स्टेटस मिला था, तो वो एक लॉन्ग पीरियड था जिसमें उनके पास बहुत ज़्यादा क्रिकेट भी नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी वो खेलते रहे। तो आईसीसी ने जब उसमें इंटरेस्ट लिया तो उसके बाद उनकी प्लेयर्स ने भी डेवलपमेंट शो की। तो वुमेन क्रिकेट की एसोसिएट टीम को इंटरनेशनल प्लेयर्स बनना और उसके बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलना, तो ये क्रिकेट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप वुमेन क्रिकेट की ग्रोथ की बात करें तो अब वुमेन क्रिकेट के व्यूअर्स जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट से ज़्यादा हो गए। तो जितनी इस तरह की टीम्स को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, एसोसिएट टीम को स्पेशली, तो उनमें और इंटरेस्ट होगा। आप लोगों की भी लीग्स होनी चाहिए वैसे इस तरह की? बिल्कुल होनी चाहिए जी। काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट थी इस दफ़ा हमारा नहीं हो सका पीएसएल, बट अच्छी बात ये थी कि अब हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत है, तो इंशाल्लाह कि जब नेक्स्ट टाइम होगी तो हमारा एग्जीबिशन मैचेस नहीं होंगे, फुल लीग होगी। बिल्कुल जी। मोहसिन नकवी साहब इस पे भी देखें, ये भी हमारी टैलेंटेड बच्ची है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो है ना? जी मेरा डोमेस्टिक का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। अभी पाकिस्तान वाला नहीं है? नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ नहीं है मेरा। क्यों नहीं मिला? नसीम भाई बहुत और हाथ मांग के ऐसे सीरियस क्यों नहीं मिला? अच्छा नसीम भाई, आमिर से सवाल होते हैं कि भाई आप अपनी रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं, तो वो जवाब देते हैं कि मैं लीग को बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ और मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। ये जवाब बनता तो नहीं है। एक तो हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं आमिर को लाओ, वो अजीबी मंतखियों वाली बातें कर रहा है। आमिर को भी क्या हो गया भाई कि मैं लीग को एंजॉय कर रहा हूँ, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। भाई पाकिस्तान पहले उसके लिए,
लीग वीक ठीक है, लेकिन ये बात मुझे नहीं समझ आ रही उसकी। देखिए आमिर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पिछले मैच में वो थोड़े से एक्सपेंसिव हो गए थे, लेकिन आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और जिस तरह की कंडीशन है, ऐसा लगता है आमिर ज़रूरत होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। मेरा ख्याल है आमिर एक चीज़ देखना चाह रहे हैं कि मेरी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद मुझे कौन कहता है कि तुम्हें वापस आना चाहिए, मीडिया के कहने पे तो नहीं आएंगे। तो चाह रहे मनाए उन्हें, आमिर आओ, बोले नहीं, आओ नहीं। ना भी मनाए, लेकिन अगर ये पैगाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम से आता है कि आमिर आप अपनी रिटायरमेंट, मैंने आपको एग्जांपल दी थी 1987 में, उस वक्त के सदर मुमलिकत ज़िया-उल-हक साहब ने इमरान खान साहब को रोक दिया था कि आप रिटायरमेंट ना लें। ऐसा होता रहा है। तो अगर आमिर टीम की ज़रूरत है तो मैंने कहा ना, मोहसिन नकवी साहब अब बड़े हैं, वो माजी हो गया जब मिसबाह-उल हक और वकार यूनुस कोच थे, जिनके इख्तलाफात की वजह से उन्होंने रिटायरमेंट लेने का फ़ैसला किया था, अब वो माजी हो चुका है। शाहीन शाह अफरीदी और आमिर अभी एक ही फ्रेंचाइज की जानिब से IL T20 खेल कर आ रहे हैं, और वहाँ शाहीन शाह अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया था, आमिर जितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मैं आमिर को कहूँगा कि वो रिटायरमेंट वापस। अच्छा, हल्कों में ये बात हो रही है कि जो हारिस की इंजरी हुई है, क्योंकि सीरियस इंजरी है, तो उसमें कह रहे हैं कि आमिर की वापसी जो है वो पुरुमीद है, लेकिन फिर वही वाली बात कि आमिर या ये चाह रहे हैं कि उनको मनाया जाए, आमिर प्लीज़ आओ, प्लीज़ आओ। तो उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए, उनको ये कहना चाहिए अगर मुझे PCB कहेगा तो मैं आ जाऊँगा। वो कह रहा है नहीं, मैं तो लीग क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं। ये थोड़ा यार एटीट्यूड वाला प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा। देखिए आज सिर्फ आमिर नहीं कर रहे हैं, दुनिया का हर क्रिकेटर ये चाह रहा है कि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन ही नहीं करूँ, मुझे लीग खेलने का मौका मिले और मैं पैसे कमाऊँ। सिर्फ आमिर नहीं, इवन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स ने भी ये प्लान तश्कील दिया था। लेकिन हारिस रऊफ ने के बारे में जो मोहसिन नकवी साहब ने एक पैगाम दिया ना, जो उन्होंने देखें आते ही जो स्टैंड लिया, यॉर्कर दी उन्होंने, जबरदस्त वो यॉर्कर की उन्होंने कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान पहले, अब उसके बाद बाकी सब जरा कंट्रोल में आ गए। आमिर को भी देखना चाहिए कि आमिर अगर आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाते हैं तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इसका अपना मजा है। आप इसको किस तरह देखती हैं कि देखिए जी, हम पहले बात करते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, दूसरे ममालिक अपने मुल्क का नाम लेते हैं, तो ये प्लेयर्स का इस तरह का एक एटीट्यूड दिखाना कि जी यानी कि फिर आप सिर्फ पैसों के लिए खेल रहे हैं, मुल्क की जो एक इज्जत होती है, एक वक़ार होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके लिए सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है। इनके इस जवाब से ये मैसेज जा रहा है, शायद गलत भी हो मेरा सोचना। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। देखिए मोहम्मद आमिर को जितना फैंस पसंद करते हैं, शायद उनको इसका अंदाज़ा नहीं है। जब उनसे एक मिस्टेक हो गई थी, उसके बाद भी उनको एक्सेप्ट किया और हर कोई चाहता था कि मोहम्मद आमिर उस टीम में खेलें। तो मोहम्मद आमिर की तरफ से ऐसे रिप्लाइज नहीं आने चाहिए, क्योंकि इससे वाकई ये लगता है कि फिर उनको पाकिस्तान की इतनी कदर नहीं है। आप इस वक्त जो भी हैं, आप अगर लीग क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप पाकिस्तान की वजह से खेल रहे हैं, आपको पाकिस्तान ने इतना बनाया है, तो आपको पाकिस्तान को भी इन रिटर्न देना है कुछ। बिल्कुल जी, इन रिटर्न देना है। और मैंने पूरी हेयरिंग कवर की है स्पॉट फिक्सिंग की दोहा में, और जिस जिस जगह दुबई जहां जहां हुई है, मोहम्मद आमिर का ये था कि ये तीनों आते थे हेयरिंग के लिए। माइकल बैलोफ थे उस वक्त सरबरा जो कर रहे थे। आमिर के लिए वहाँ जितना क्राउड खड़ा होता था ना, एक नरम गोशा अलहदा होता था, आमिर के लिए नारे लगते थे। और लेकिन जब सलमान और आसिफ आते थे तो क्राउड उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। तो आमिर के लिए एक लीनियंट रवैया रहा है। आमिर को भी जरा सोच, आमिर को भी पे बैक करने का टाइम है, वरना कौन मोहम्मद आमिर, आपको कोई नहीं जानता था। अगर पाकिस्तान आपको आइडेंटिटी ना देता तो आपको कोई ना जानता होता। तो इस तरह के स्टेटमेंट ना किया करें जी, दिल होता है, दिल खराब होता है। आप एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हम लोग आपको बहुत लाइक करते हैं, तो ज़रा सा सोच समझ के जवाब दिया करें। अक्सर हमारे भी हर्ट हो जाता है, फिर हम लोग भी हर्ट हो जाते हैं। बहरहाल जी, कल लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का मैच है, देखते हैं कल कौन जीतेगा। क्या लाहौर कलंदर ये रीत जारी रखेगा कि अपने ही होम ग्राउंड में वो छठी दफ़ा भी हार जाएंगे? तो ये चीज़ ना हो जाए, अल्लाह ना करे। बहरहाल जो भी होगा वो कल ही पता चलेगा। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।